हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि फाइनली आप सभी के इंतज़ार को अब विराम लग रहा है। यानी मैं आपके लिए फिर से गांव की चौपाल की कहानियां लेकर आई हूँ। इस बार हमारी ओर से आपको ये श्योरिटी है कि अब से हर महीने आपको कम से कम 1 या 2 गांव की चौपाल की कहानियां मिलती रहेंगी। हमारा इस सीरीज का आखिरी वीडियो काफी लंबे समय पहले आया था, जिसमें एपिसोड 11 में शंभू बब्बा ने अपनी गया की कहानी सुनाई थी, जहां विक्टोरिया नाम की महिला अपने दिल की ग्लानि से बचने के लिए भारत आई थी और उसकी आप बीती शंभू बब्बा ने सुनाई थी। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो उससे पहले गांव की चौपाल का 13वां भाग यानी 13th एपिसोड आप सुन ले तो आप इस कहानी को आगे कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि दोनों कहानियां बिल्कुल अलग है, पर शंभू बब्बा गया में गए थे तो उसी गया में उनके साथ सुनाई गई ये दूसरी कहानी है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए और भी ऐसी नई नई कहानियाँ लाती रहूं और आप लोग ऐसी ही और हॉरर सीरीज एंजॉय कर सके। अब आज से हम इसी गांव की चौपाल की नई कहानियों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आपके पेशेंस के लिए भी दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। हमने ब्लैक मिरर हॉरर चैनल पर एक और सीरीज शुरू की है, जो कि गांव की चौपाल जैसी ही एक मज़ेदार सीरीज है। वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। भैरवपुर के रेलवे स्टेशन के नई सीरीज हमने एक शुरू की है। अभी तक आपने अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और नए व्यूवर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे पुराने व्यूवर्स को भी मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप इतने सालों से इस चैनल से जुड़े हैं। और आप सभी को एक विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी व्यूअर्स इन कहानियों को एंजॉय कर सके और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए आप सभी का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सुनते हैं आज की कहानी। शंभू बब्बा जब प्रसाद देकर दादू भैया के घर से निकल गए तो दादू भैया काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि शंभू बब्बा ने तो गया से आकर सीधा धमाल ही कर दिया। आते ही एक धमाकेदार स्टोरी उन्होंने सुनाई है। इसका मतलब वो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जान कर आए हैं और नए लोगों से मिलकर आए हैं। ऐसे ही ख्याली पुलाव में खोते हुए दादू भैया को नींद आ गई। अगले 2 दिनों तक तो शंभू बब्बा के घर मेहमान थे और वो उनके साथ समय बिताने में व्यस्त थे। लेकिन तीसरे दिन सुबह जब दादू भैया और दयाराम काका पड़ोसी मनोहर की दुकान पर जलेबी खाने और नाश्ता करने गए थे, वहीं पर उनको शंभू बब्बा मिल गए। वो बोले, अरे तुम दोनों हम सबको छोड़कर अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो? दादू भैया बोले, अरे क्या करे शंभू बब्बा, आप तो हमें यात्रा से आने के बाद से समय ही नहीं देते। आपको आपके मेहमान कहाँ अकेला छोड़ते हैं। उसी वक्त दयाराम काका ने मनोहर से कहा, अरे ओ भाई, जरा 100 ग्राम जलेबी हमारे शंभू बब्बा के लिए भी पैक कर दो। सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शंभू बब्बा सोच में पड़ गए और अचानक निराश हो गए। दयाराम काका ने कहा, क्या हुआ शंभू बब्बा, आप इतना दुखी क्यों हो गए अचानक से? तभी उन्होंने कहा, अरे क्या बताऊं, इस जलेबी से मुझे एक बेचारे बच्चे की याद आ गई। उसे भी जलेबी बहुत पसंद थी। दादू भैया सोचने लगे कि शायद शंभू बब्बा को कोई कहानी याद आ गई है। क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? शंभू बब्बा ने कहा, हाँ, जब मैंने तुमको बताया था ना कि मैं आपको 2 कहानियां सुनाने वाला हूँ। बीच में टोककर दयाराम काका ने कहा, अरे हाँ हाँ, क्या थी वो कहानी? शंभू बब्बा बोले, बस यही थी।
इस जलेबी की तरह ही वो कहानी है जिसकी शुरुआत तो मीठी होती है, लेकिन अंत आते आते हमें अच्छा नहीं लगता। दादू भैया काफी उतावले होने लगे। अरे मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मैं खाना भी बाद में खाऊंगा, पहले आप बता ही दो क्या था वो। लेकिन तभी शंभू बब्बा को पीछे से कोई पुकारता है। अरे शंभू बब्बा, आप यहाँ हैं? आपके घर मेहमान आए हैं, चलिए आपको बुला रहे हैं। दादू भैया और दयाराम काका मन ही मन मेहमानों को कोसने लगे कि अभी ही आना था उनको, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। फिर दादू भैया ने कहा, ठीक है आप जाइए अभी, लेकिन आज चौपाल बैठाते हैं। दयाराम काका भी एग्री हो गए और दोनों को बाय बोलकर शंभू बब्बा चले गए। शाम होते ही दयाराम काका और दादू भैया दोनों चौपाल बैठने का इंतजार करने लगे। उन्होंने नाश्ते के बाद ही सजीवन और नीरज को बता दिया था कि शाम की चौपाल बैठेगी, आ जाना। वो दोनों रास्ते में बातें करते करते आ रहे थे। नीरज बोला, बड़ी अजीब बात है, शंभू बाबा की कहानी सुनने के लिए मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और ये राजा कहीं पर चला गया है, बताओ। सजीवन ने कहा, अरे वो अपने माता पिता के साथ किसी जरूरी काम से गया है और उसका तो पता भी नहीं था कि चौपाल लगने वाली है और वो आने वाला है। जब मैंने उसको बताया तो उसको भी काफी बुरा लगा, लेकिन उसने कहा है कि कोई बात नहीं, मेरा जाना तो जरूरी है। आप लोग ही कहानी को ध्यान से सुन लेना और जब मैं वापस आऊं तो मुझे बताना कि किसके साथ क्या हुआ था। बातें करते करते नीरज और सजीवन दादू भैया के घर तक पहुंच गए और दूसरी ओर से उन्होंने देखा कि शंभू बब्बा भी आ रहे हैं। सब घर में बैठे और दादू भैया ने सबको पानी दिया। शंभू बब्बा बोले, अरे वो लड़का, वो राजा कहाँ चला गया? नीरज ने फिर सब बताया और दादू भैया ने कहा, कोई बात नहीं, उसको मैं सब बता दूंगा। शंभू बब्बा आप कहानी शुरू करो। शंभू बब्बा ने कहा, हाँ तो कहाँ था मैं? जलेबी पर ना। तो सुनो, जब मैं गया में था, जब मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे, तब तक मेरा संपर्क उस अमेरिकन महिला विक्टोरिया से हुआ भी नहीं था। तब वहां पर एक दंपति मुझे मिले थे जो अपने दुखों का विलाप कर रहे थे। महाराज गिरिराज के दरबार में रोज काफी लोग आ रहे थे। उन्हीं में से एक दंपति था। महिला करीब 47 साल की और 49 साल का उसका पति। वो दोनों रोए जा रहे थे और उनको पहले तो गिरिराज जी ने शांत किया और फिर उन्होंने सब बताया। उनके बेटे के साथ 2 साल पहले एक घटना हुई और जो मैंने सुना उसने तो मुझे भी अंदर से झकझोर कर रख दिया। पहले तो 2 दिनों तक दंपति कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ काफी लोगों ने अपनी बातचीत और अपनी आपबीती कही, तो उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे की कहानी बताई। आप जानते ही हैं, अगर आपने गांव की चौपाल का 13वां भाग देखा होगा तो उसमें शंभू बब्बा ने बताया था कि गिरिराज महाराज जी के आश्रम में बहुत सारे लोग अपने कर्मों से परेशान थे और अपनी बात बताते। कोई अपने पिछले जन्म का भुगतने आया था, वो पता चलता। कोई अपने पितृ के गुनाह में फंसे थे, कोई भूतों के चंगुल में फंसे थे और जो नहीं बोल पाते उनकी बात गिरिराज जी अपनी योग शक्तियों से साबित कर देते। शंभू बब्बा ने कहा कि दंपति का बेटा 2 साल पहले अपने दोस्तों के साथ रोज खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक पर जाता था। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई में जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था तो इतने सारे लोगों को घरों में बंद रखना मुश्किल सा हो गया था। हालांकि काफी लोग किसी न किसी बहाने बाहर निकल ही जाते थे, लेकिन सुनील, जो कि उस दंपति का बेटा था, उसकी बात अलग थी। वो लफंगों की तरह बिना काम के बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो रोज खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक के लिए अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ 2-3 किलोमीटर चलने निकलता। पुलिस को भी पता था कि संकल्प धाम गली के बच्चे लॉकडाउन के बाद रोज रात को खाने के बाद इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, इसीलिए वो उनको परेशान नहीं करती थी। लेकिन अब से सड़कें सुनसान हो गई थी। लोगों का और वाहनों का आवागमन बंद हो गया था। मेन रास्ते पर
और गलियारों में जैसे मातम का माहौल लगता था। इस बेकार गुमनामी और अजीब सन्नाटे से बचने के लिए सुनील अपने दोस्तों को कहता है कि क्यों ना आज से किसी और रास्ते चला जाए, यानी कि रोज जिस रास्ते से वो लोग आ जा रहे थे वहां से आज उनको नहीं जाना था। उन्होंने जिस दिशा में जाते थे उसकी उल्टी दिशा पकड़ी। 5-6 दिन तो सब सामान्य रहा, रोज 2 किलोमीटर जाना और वापस आना। नया रास्ता था, नया अनुभव और नया थ्रिल। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिका। सुनील नहीं जानता था कि जिस रास्ते को उसने चुना था वो मौत का रास्ता था। रोज की तरह सुनील घर से निकलते वक्त अपने मम्मी पापा को बताता है कि मैं 1-2 घंटे में आ जाता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। उसकी माँ ने कहा, आते वक्त दूध की थैली लेते आना, चाय बनाने के लिए, सुबह तुम्हारे पिताजी को जल्दी काम पर जाना है। ये वो वक्त था जब संपूर्ण लॉकडाउन को 2 महीने हो गए थे। सुनील बाहर आया। उसके 2 दोस्त अमित और सूरज इंतजार कर रहे थे। वो लोग निकल पड़े। चलते चलते बातें करते हुए मजाक मस्ती में वो जा रहे थे और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि उस रास्ते कोई ट्रैफिक नहीं होता तो पुलिस वहां नहीं थी। उस रात अचानक उनको एक आदमी और 2 औरतें चलती हुई आती दिखाई देती हैं। उनको लगा उनके जैसे ही कोई वॉक पर निकला होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये उनकी गलतफहमी थी। दूर से 3 लोग अंधेरे में चलते हुए आ रहे थे। अमित ने सबसे पहले देखा। वो बोला, अरे वो देखो, सामने दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है। सूरज ने कहा, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत है? लेकिन अमित की बात सुनील समझ चुका था। सुनील ने कहा, अरे सूरज, लेकिन वो लोग बिना किसी टॉर्च या मोबाइल लाइट के कैसे आ रहे हैं? फिर सूरज ने देखा कि वो तीनों अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके जा रहे हैं। जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां न तो कोई स्ट्रीट लाइट है, न उन लोगों के हाथ में कोई टॉर्च लाइट है। बस उस आदमी के हाथ में एक बड़ी लंबी छड़ी है, जिसके साथ वो स्वैग से चला रहा है, जैसे किसी के हाथ में भाला हो और वो राजा की तरह चलता आ रहा हो। सुनील, सूरज और अमित तीनों सोच में पड़ गए कि कल ही उन्होंने यहाँ पर एक 12 फीट लंबे सांप को देखा था, और प्रशासन का तो ये भी कहना है कि कभी कभी तेंदुआ यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे भयानक जीवों और शिकारी जानवरों के खतरे वाले इलाके में ये कौन आ रहे हैं? फिर भी सुनील ने उनको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब वो सिर्फ 100 मीटर दूर रहे होंगे, अमित ने कहा, यार ये लोग अगर इस जगह पर नए हैं तो उनको सावधान करना चाहिए। क्या उनको पता होगा ये इलाका बड़े खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है और कभी कभी तेंदुआ यहाँ पर शिकार करने और कुत्तों को मारने चला आता है? सुनील ने कहा, शायद उनको पता नहीं होगा। क्या मैं उनको बता दूं? वो आदमी बीच में था। उसके दोनों तरफ महिलाएं थी, वो भी तेजी से उसके साथ चली आ रही थी। सुनील जब उनके पास पहुंचा तो उसने उस आदमी के सामने देखकर बोला, अरे अंकल, क्या आप इस इलाके में नए हैं? क्या आपको पता नहीं यहाँ पर तेंदुओं का खतरा है और कल ही एक बहुत बड़ा सांप यहाँ पर था? सुनील अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वो काफी भारी ईगो वाली और बड़ी आवाज में झट से बोला, अरे ऐसे सांपों को तो मैं अपनी हथेली पर रखता हूँ। इतना कहकर वो लोग आपस में क्रॉस हुए, यानी कि वो तीनों सामने से आ रहे थे और ये तीनों लड़के उनके सामने से जा रहे थे। सब ने रास्ता क्रॉस किया। उसी वक्त अमित ने देखा कि उस आदमी के हाथ में जो लकड़ी की छड़ी थी वो कोई सामान्य नहीं, एक भारी डंडे जैसी मजबूत और सख्त थी। करीब वो 6.5 फीट ऊंचा आदमी था और उसके दोनों तरफ एक एक महिला थी, जिसने उसके बोलने के तुरंत बाद हल्की सी स्माइल करी और थोड़ा हंस दी। लेकिन उनकी आंखें हल्की सफेद थी, मानो कोई इंसान नहीं कुछ और ही चीज थी वो तीनों। अमित की तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उस आदमी ने झट से जवाब दिया। सुनील सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी कोई आदमी कैसे जवाब दे सकता है, इसके पहले कि सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको पूरा करे।
उनके क्रॉस हो जाने के बाद सुनील सीधा बोल पड़ा कि ऐसा लगा मानो वो उस जवाब के लिए रेडी थे, मानो उनको पता हो कि हम यही बोलने वाले हैं और वो क्या जवाब देना है वो सोच करके बैठे थे। तीनों काफी गंभीर हो गए और सोच में डूब गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़े और उन्होंने तीनों को गौर से देखा। देखा तो न कोई चीज, न कोई थैली, न कोई फोन, न कोई टॉर्च, न कोई वस्तु थी उनके हाथों में। सिर्फ उस आदमी के पास एक छड़ी थी और वो स्वैग के साथ चलते हुए जा रहा था। ये देखकर अमित, सूरज और सुनील एक दूसरे को देखने लगे। वो लोग काफी दूर तक अंधेरे में जाते रहे और फिर ये तीनों उनको देखते रहे। फिर अचानक से वो आदमी और औरतें झाड़ियों में गायब हो गए। उसके बाद अमित और सुनील के तो पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा, अरे जल्दी जल्दी चलो, हमें घर चले जाना चाहिए। वो लोग घर पहुंचे, लेकिन किसी को इसके बारे में बताया नहीं, बस चुपचाप सो गए। 2 दिन तक उनकी हिम्मत नहीं हुई चलकर जाने की, लेकिन फिर भी वो जाते रहे। बस थोड़ा चलकर वापस आ जाते। तीसरे दिन उनका डर खत्म हुआ और वो फिर से कुछ आगे निकले, लेकिन इस दिन उनके लिए आगे जाना ठीक नहीं था। वो रोज यहाँ से गुजरते थे, इसलिए उनको डर तो लग रहा था, पर वो आ रहे थे। उस रात उनको थोड़ा आगे जाने से एक केले का पेड़ दिखता है। सुनील ने कहा, अमित ये क्या? क्या ये पेड़ यहाँ पर खड़ा था? अमित ने कहा, पता नहीं, शायद आज हम कुछ ज्यादा आगे आ गए हैं और इसीलिए हमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सूरज ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम आगे आए हैं, या ये पेड़ पहले से ही कुछ गड़बड़ है यहाँ, या ये पेड़ यहाँ पे पहले से था। इस वजह से सुनील ने अपने मोबाइल पर इस पेड़ का फोटो निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो फोटो निकालने की कोशिश कर रहा था तो केले के पेड़ के पीछे से एक परछाई उनको दिखाई दी। परछाई में सिर्फ एक सर था, क्योंकि बाकी उसका पूरा शरीर ढका हुआ था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बात स्पष्ट थी कि केले के पत्ते तो हल्के ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे थे, तो फिर इंसानी चेहरा भी दिखाई देना चाहिए था, लेकिन नहीं। सुनील, अमित और सूरज को चेहरा नहीं, सिर्फ परछाई दिखाई थी। तीनों के कदम सहम गए और वो रुके। उन तीनों ने सब देखा था, इसीलिए उनको कुछ भी एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं थी। अमित धीरे से बोला कि ये शायद किसी का फार्म लगता है। सुनील बोला, लेकिन ये चेहरा आखिर है किसका? जब उस चीज को पता लग गया कि ये तीनों उसके बारे में ही सोच रहे हैं, तो वो चीज थोड़ी खड़ी हुई। पता नहीं किस चीज पर, लेकिन खड़ी हुई, मानो कोई नीचे बैठा हो और खड़ा होने पर पूरा शरीर दिखाई दे। लेकिन खड़ा होने के बाद भी वो पूरा काला साया ही लग रहा था। न कोई चमक, न कोई चेहरा दिखाई दे रहा था। आपको पता ही होगा कि भले ही कैसा भी अंधेरा हो, लेकिन जब हम एक इंसान या जानवर देखते हैं तो हल्का सा उसके रंग का अंदाजा आ जाता है, लेकिन इस परछाई का कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उनको उसकी आंखें भी नहीं दिखाई दी। इसीलिए तीनों खड़े रहे, ये देखने के लिए कि वो कौन है। सूरज ने उसकी ओर मोबाइल की टॉर्च घुमाई, लेकिन फिर भी प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, और वो क्या था, कौन था, पता नहीं चल रहा था। अब सुनील बोला धीरे से, हेलो, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। सुनील को डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था। सुनील ने फिर से डरी हुई लेकिन भारी आवाज में पूछा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप कौन हैं? वहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं। सूरज सुनील के सामने देखने लगा। सुनील की तो आंखें फटकर चार हो गई थी। अमित की आवाज अब उसके गले में ही फंस गई थी। वो फिर भी हिम्मत करके बोला, ओ हेलो, क्या आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हम कब से पूछ रहे हैं आप कौन हैं, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सूरज ने धीरे से अमित और सुनील को कहा, भाई यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा। भाड़ में जाए,
जो जो भी हो वो, हमें उसको नहीं देखना। लेकिन सुनील को कुछ और ही विचार आ रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर हम बिना देखे चले जाते हैं कि वो क्या है, तो हमें डर लगना बंद नहीं होगा और कल से हम यहाँ तक चलकर वापस आ भी नहीं पाएंगे। वो आगे गया। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आई, जिसे कोई बिल्ली या कुत्ता दौड़ कर गया हो। तीनों डर तो रहे ही थे। डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर सीधा उन्होंने केले के पेड़ की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। न कोई परछाई, न कोई काला साया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब उनको शक हो रहा था कि वो शायद कोई प्रेत आत्मा या कोई नकारात्मक शक्ति हो। जब उन्होंने अब धीरे धीरे चलना शुरू किया, तो झट से उनके पीछे से कोई एक साइड से दूसरी साइड गया और एक गुर्राने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी मानो कोई इंसान कुत्ते के गुर्राने की आवाज निकाल रहा हो। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो तेज तेज चलने लगे, लेकिन आगे सिर्फ एक खूब अंधेरा था, जिससे उनका डर अब खौफ में बदल गया था। जब एक बार फिर से उनके पीछे से कोई गया तो वो रुक गए और सुनील ने पूछा, क्या तुम लोग को पता है, अब हम शायद किसी चीज के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार सुनील को किसी ने धक्का दिया और वो गिर पड़ा। उसका मोबाइल दूर जाकर गिरा और फोन की लाइट भी बंद हो गई। अमित और सूरज एकदम से सुन पड़ गए थे, क्योंकि सुनील तो जमीन पर पड़ा चोट की वजह से चिल्ला रहा था। लेकिन फिर भी उन दोनों को हल्की सी रोशनी में तीन परछाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सुनील गिरा ही नहीं, तीनों अभी भी खड़े हों। दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा तो उनका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था और खौफ उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि दोनों पीछे मुड़कर देखते कि क्या है, उन दोनों को भी एक धक्का लगा, मानो किसी ने पीछे से आकर टक्कर मार दी हो। दोनों जमीन पर गिर पड़े और उनके फोन अचानक से बंद हो गए। डामर रोड पर गिरने की वजह से उनके घुटने छिल गए थे और उसी दर्द से वो चिल्ला रहे थे। तभी सुनील के हाथों में अचानक से किसी कुत्ते के काटने जैसा दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगा। सूरज उसके पास ही पड़ा था। वो बोला, अरे चिल्ला क्यों रहा है? सुनील ने कहा, उसने मेरे हाथ को काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब उनको क्लियर भनक लग रही थी कि कोई आसपास है और दुष्ट आत्मा है। उनको ये भी महसूस हो रहा था कि अचानक से ठंड बढ़ गई है और माहौल बहुत ठंडा हो गया है। अमित सुनील की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। वो सरकता हुआ उसकी ओर जा रहा था कि अचानक उसको अपने पैर पर कोई पत्थर गिरने का एहसास हुआ, मानो उसका पैर कोई पत्थर गिरने की वजह से टूट गया हो और उसकी चीख निकल गई। वो चीख इतनी दूर तक गई और इतनी गंभीर थी कि सुनील अपना सारा दर्द भूल गया और चिल्लाया, अमित तुझको क्या हुआ? अमित ने कहा, अरे मेरे पैर पर कुछ दे मारा है उसने। सूरज जल्दी भाग, जल्दी हमारे लिए मदद ला। सूरज धीरे से उठा और भागने की कोशिश में दौड़ा, लेकिन उसके सामने ही वो परछाई खड़ी थी। पहली बार सूरज ने उसको देखा। वो काफी बड़ा काला साया था, लेकिन उसका शेप बिल्कुल इंसानों जैसा था। सूरज को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो एक छलावे की परछाई थी। अब वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि वो उसके घर जाने के रास्ते में ही खड़ा था। इसलिए सूरज थोड़ी देर चुपचाप उसको देखता रहा और नीचे बैठने लगा। उसको तलाश थी तीनों में से अगर किसी का फोन हाथ में आ जाए तो वो पुलिस को फोन करके बुला ले। लेकिन जैसे जैसे ही उसका हाथ फोन के नजदीक गया, उसको अपने हाथ पर जोर से काटने का महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने तेज नाखूनों से उसका हाथ छील दिया हो। तीनों दर्द से तड़प रहे थे और सुनील बोला, अब मुझे ही जाना होगा। वो धीरे से खड़ा हुआ और जाने की कोशिश करता, इससे पहले ही उसको एक और धक्का लगा और वो इस बार अपने दोस्तों से थोड़ा आगे जाकर गिरा। सूरज और अमित दोनों देख रहे थे कि उस परछाई ने सुनील की टांग पकड़ी और उसको घसीटना चालू किया, लेकिन वो अपने दोस्त को बचा सके ऐसी हालत में भी नहीं थे। फिर भी
वो पीछे पीछे सरकते रहे, लेकिन आगे चलकर झाड़ियों में वो छलावे की परछाई सुनील को ले गई और सुनील की चीख पुकार दोनों को सुनाई देने लगी। सुनील काफी देर तक चिल्लाता रहा और दोनों दोस्त बेबस होकर देखते रहे। कुछ देर बाद अचानक से सुनील की आवाज बंद हो गई और सूरज और अमित रोने लगे। वो समझ गए थे कि शायद उनका दोस्त अब नहीं रहा। कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद वहां से एक रिक्शा वाला गुजर रहा था। उसने देखा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए रिक्शा रोकी और उन दोनों की मदद की। दोनों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और जल्दी से सूरज ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, दोनों का स्टेटमेंट लिया, गंभीर चोट के निशान देखे। डॉक्टर ने सैंपल्स लिए और पुलिस उन दोनों को रात को ही वहां वापस ले गई सुनील को ढूंढने के लिए। रात के 3 बजे जब पुलिस सूरज और अमित को लेकर वहां पहुंची तो उनको एक गाड़ी में सेफ रखा गया और सुनील की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने देखा कि रास्ते में हर जगह खून के छींटे और लकीरें हैं। एक पुलिस वाला सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था और दूसरे ऑफिसर सुनील को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जिसको ढूंढ रहे थे वो कोई इंसान नहीं, एक राक्षस था जिसे सूरज ने अपनी आंखों से देखा था। 2 घंटे सुनील की तलाश करने के बाद एक झाड़ी के पीछे किसी जानवर के कुछ खाने की आवाज आई पुलिस को। उन्होंने वहां जाकर देखा तो एक भयानक चेहरा मांस चबा रहा था। हर जगह खून बिखरा था। सुनील का सर कट चुका था, हाथ पैर खा लिए गए थे। उसकी एक थाई को कोई परछाई खा रही थी और कपड़े भी फट चुके थे। पुलिस ने वहां पर जाकर देखा और ऑफिसर्स तक डर गए। फिर वो परछाई उनको देखकर एक झटके में गायब हो गई। काफी लंबे समय तक पुलिस ने वहां पहरा दिया, क्योंकि सुनील की लाश के पास जाने से भी पुलिस डर रही थी। फिर उन्होंने हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलाई। सुनील के घर वालों को हॉस्पिटल बुलाया और एम्बुलेंस आने के बाद लाश को उसमें रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खुद पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया और सूरज और अमित का भी स्टेटमेंट लिया। सुनील की माँ तो आते ही एकदम से बेहोश हो गई अपने बेटे को टुकड़ों में देखकर। पुलिस ने सबको सच बताया कि उन्होंने वहां पर क्या देखा। उसके बाद से सुनील की माँ पागल हो गई। उसके पिताजी भी पागलों की तरह हरकतें करने लगे। उसकी माँ एक ही बात करती, कल ही तो सुनील को घर में जलेबी बनानी थी। उसने मुझसे कहा था, माँ मुझे जलेबी बना कर दो, मुझे आपके हाथ की जलेबी बहुत पसंद है। इतना बोलकर शंभू पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। नीरज भी चौंक गया। हरिराम काका ने कहा, अरे बहुत दुख हुआ सुनील की बात सुनकर। शंभू पापा ने कहा, अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं काफी भावुक हो गया हूँ उस बेचारे लड़के की कहानी सुनाकर। दादू भैया ने कहा, ठीक है, आप सब भी अभी जाइए, हम कल फिर मिलते हैं। इस तरह से ये चौपाल भी आज के लिए खत्म हो गई। आपको गांव की चौपाल का ये वाला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए इतनी मेहनत करके आपकी डिमांड पे आपकी कहानियाँ लेकर आते हैं तो ढेर सारे लाइक्स और शेयर्स तो बनते ही हैं। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया हो वो भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए कहानी में, मगर उससे पहले आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो गलती सुनील ने की, ऐसी गलती आप कभी मत कीजिए। अगर कोई सुनसान रोड हो और वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती या ऐसा आपको डाउट भी हो, तो ऐसी सब जगहों से और ऐसे लोगों से, ऐसी घटनाओं से दूर रहे, वरना पीछे से आपका परिवार बेहद दुखी होता है। आपके जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है इसका आपको शायद कोई अंदाज़ा भी ना हो। तो हमेशा इन सब चीज़ों से सावधान रहे। हर चीज़ मजाक मस्ती या क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए नहीं होती। फन एंटरटेनमेंट के और भी तरीके हैं, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहे। बस इतना ही कहना था।
तो मिलती हूँ गांव के चौपाल के अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। बाय एंड टेक केयर।